मैं आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 7। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नेम है हेलो वर्ल्ड विद कोड। इस चैप्टर में हम पाइथन कोडिंग की बेसिक्स देखने वाले हैं। हम उसके स्टार्टिंग कंसेप्ट्स देखेंगे। उसको स्टार्ट करने के पहले, हमें कोडिंग स्टार्ट करने के पहले हमें वो लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। हमें उसके बेसिक्स के बारे में, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जो कि हम उसे कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज भी। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो क्या कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस थ्रू विच द यूज़र कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय राइटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यानी ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसके थ्रू यूज़र, यानी हम जैसे लोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। और हम कैसे कर सकते हैं? हम इंस्ट्रक्शन लिखकर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट हुई प्रोग्रामिंग का, क्या जनरेशन है, किस तरीके से स्टार्ट हुई, हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले सब हम देखेंगे कि किस तरीके से डेवलप हुई। तो फर्स्ट हम इनके टाइप से देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है तो उसके बेसिक 3 टाइप्स है। जो सबसे पहला टाइप है कहलाता है लो लेवल लैंग्वेज, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। द सेकेंड टाइप इज नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज, इसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। एंड द थर्ड टाइप जो हम यूज कर रहे हैं अभी कंटिन्यू में, तो उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, तो बाइनरी जो लैंग्वेज है, हम इसके जो नेम है उसके नेम से हम कह सकते हैं इसमें 2 लेटर्स का यूज होता है, 2 नंबर्स का यूज होता है, दैट इज 0 and 1। तो दिमाग में सबसे पहले जरूर क्वेश्चन आता है कि 0 और 1 का यूज होता है, बाकी नंबरों का क्यों नहीं यूज होता? ठीक है, फिर हम ये भी सोचते हैं कि क्या मशीन हमारी लैंग्वेज या इस 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ सकती है? तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमने जो इनपुट दिया है कंप्यूटर को, क्या वो समझ सकता है? ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जैसे ही आते हैं तो इसका आंसर सबसे पहला जो हम कहेंगे दैट इज़ नो। कंप्यूटर डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड एनीथिंग। कंप्यूटर क्या है? केवल एक मशीन है जिसे कुछ नहीं समझता। उसे जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, वो तो एज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू हम इनपुट देते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल इनपुट यानी जैसे अगर उसमें सिग्नल गया तो दैट इज 1 बिट होता है, और अगर सिग्नल नहीं जा रहा यानी 0 यानी ऑफ सिग्नल होता है। तो इस तरीके से उसे ही हम 0 and 1 कहते हैं। ऑन एंड ऑफ सिग्नल को 0 and 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम इसमें जो यूज करते हैं डिवाइसेस, सर्किट्स, उसके यूज से हम उसको मैनेज करते रहते हैं। यानी ह्यूमंस ने उसे उस तरीके से डिजाइन किया ताकि वो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करे, उस डेटा को रीड करे और बाद में उसी तरीके हमारे मॉनिटर पे शो करते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि क्या यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में जिससे हमारे इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म जो होते हैं उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। इन सारे ऑपरेशन जो सबसे पहला, और इससे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे। तो इनको हम सर्किट्स में ज्वाइन करते हैं। तो फुल एडर सर्किट, हाफ एडर सर्किट हमारे कंप्यूटर में होते हैं। तो इनकी हेल्प से ही हम ये सब करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से तो काम होता है कंप्यूटर में। ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं इसमें रेजिस्टर्स का यूज होता है, इसमें डायोड्स का यूज होता है। तो हम इसमें इनपुट्स जो देते हैं हम इस तरीके से उनको वायर्ड करते हैं, जैसा इनपुट हम देना चाहते हैं हम वैसा ही उनको कनेक्ट करते हैं। तो ये है मेन कंसेप्ट हमारे जो इनपुट का है और आउटपुट में हमें नजर आता है। तो इसके थ्रू ही हमारे बाइनरी डिजिट जनरेट होते हैं। तो जो ऑन एंड ऑफ सिग्नल है, जो ऑफ सिग्नल है वो 0 रिप्रेजेंट करता है और जो ऑन सिग्नल है वो 1 रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे होते हैं ऑन ऑफ? जब हम स्विच को बंद करते हैं, स्विच को बंद करते हैं यानी सर्किट कंप्लीट होता है। क्लोज करना यानी क्लोज कर रहे हैं यानी हम क्या करें, सर्किट को ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट इस कंफ्यूजन को भी मैं नेक्स्ट इसमें सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्लोज करना यानी ऑन करना और ओपन करना यानी ऑफ करना। इस तरीके से हम क्लोज एंड ओपन करके हम जनरेट करते हैं बाइनरी डिजिट्स। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, सीक्वेंस फॉर्म होता है कंप्यूटर की इन सर्किट्स की हेल्प से। ठीक है,
अब हम ये कह रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ कैसे करता है, अगर क्लोज है तो ऑन कैसे होता है। तो अब देख सकते हैं हम, ये टेलीफोन का एक एग्जांपल मैंने शो कर दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बटन्स है ये ऊपर अभी नजर आ रहे हैं, इसमें एक भी बटन अभी हमारे जो कनेक्शंस है, जो लाइंस है पिन 2 पिन 7 इनमें कनेक्शन ज्वाइन नहीं हो रहे, ये सारे बटन्स ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने बटन में प्रेस किया, 1 को मैंने प्रेस कर दिया, तो ये क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो पिन 2 से लेकर पिन 3 तक ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी। ठीक, ये लाइन ज्वाइन होगी तो एक तरीके से कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो इसको हम कंप्यूटर में भी समझ सकते हैं। किस तरीके से समझेंगे कंप्यूटर में, हमारा ये जो मेन हार्डवेयर है जिसमें हम इनपुट कर रहे हैं, हमारा कीबोर्ड, हमारा आउटपुट जिसमें दिखाई देता है वो मॉनिटर है, और जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है दैट इज अवर सीपीयू। तो सीपीयू में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जिसमें टेक्स्ट एडिटर यानी एप्लीकेशंस भी होते हैं बहुत सारे। ठीक, इनकी हेल्प से ही हमारे सारा जो इनपुट होता है उसकी मदद से हमको आउटपुट हमारा मिलता है। और हम समझते हैं कि हाँ कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस। तो किस तरीके से होता है ये इनपुट, हम देख सकते हैं जब इनमें कनेक्शन कर लेते हैं और हम इसमें इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे, हमने कीबोर्ड की मदद से हमने इनमें इनपुट दिया। जैसे मान लीजिए हमने ए प्रेस किया तो एक कोड जनरेट होता है। अब ये कोड जो जनरेट होता है ये कहाँ जाता है, इसको हम भेजते हैं सीपीयू में। फिर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इसको भेजता है टेक्स्ट एडिटर में। कैसे भेजता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बार बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है, वो कंटिन्यूअस क्वेश्चन आते रहते हैं कि की प्रेस, जब तक नो रहता है तब तो कोई रिप्लाई नहीं होता, लेकिन जैसे ही यस होता है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यस रिप्लाई मिलता है, तो वो जो स्कैन कोड है, तो ये जो कह रही हूँ स्कैन कोड, जो हमारे कीबोर्ड में जो सारे बटन्स होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड नंबर दिए जाते हैं। तो ये स्कैन कोड को रीड करता है और एक इवेंट स्टार्ट करता है, और ये इवेंट से एक यूनिकोड जनरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये यूनिकोड को भेजता है हमारे टेक्स्ट एडिटर में, एप्लीकेशन में, जहाँ पे कि एक बाइनरी कोड जनरेट होता है, और वो बाइनरी कोड टेक्स्ट एडिटर भेज देता है सीपीयू में। ठीक, फिर ये जो सीपीयू है इसे भेज देता है जीपीयू में, यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में ये भेज देता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसका एक इमेज क्रिएट होता है, यानी ये क्या करता है जीपीयू, उसका एक इमेज क्रिएट करता है। तो जो भी नंबर है, जो भी आता है, जो भी की प्रेस की है, उसके अकॉर्डिंग वो जीपीयू वो काम करता है, और हमारा इनपुट, हमारे जो हमने इनपुट किया है वो हमें हमारे आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है। तो इस तरीके से हमने जैसे ही ए प्रेस किया, वो इतनी सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के इनसाइड होती है और हमें आउटपुट हमारे मॉनिटर पे देता है, जो कि मिली सेकेंड्स में ये काम कंप्लीट होता है। तो हमें लगता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, बट इट्स दैट कि इससे चार्ज समझ में आता है, इलेक्ट्रिक करंट को समझता है, सर्किट्स जो इस तरीके से ज्वाइन करके हमारे आउटपुट को हमने बराबर से जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो इसी कारण से कहते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के ऑन एंड ऑफ सिग्नल को ही समझ में आता है, जैसे 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ही कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे, अपने कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज जो कि यूज करता है 0 and 1, वेयर एज मिडल लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं निमोनिक कोड्स का। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होती है सिंपल इंग्लिश, जो कि हम यूज करते हैं। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें हम यूज करें C = A+B। अब इसको हम तीनों लैंग्वेजेस में करके देखते हैं। इनकी कंपैरेटिव स्टडी में हम देखेंगे कि जब C = A+B जब हम करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में, तो हमें इस तरीके का इनपुट, जो मैंने अभी आ रहा है हमारे सामने नज़र, इतना लंबा इनपुट हमें देना होगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें एडवांसमेंट करते हुए हमारी सहूलियत के लिए, ठीक है, इन्वेंशन हुआ किसका, मिडल लेवल लैंग्वेज का, जिसमें क्या यूज हुआ, उसमें निमोनिक कोड्स का यूज हुआ। जैसे कि हम देख रहे हैं ऐड करके, ऐड हमारे लिए बहुत इजी कोड है, हम लोग क्या करते हैं, बस ऐड किया। बट इसमें हमने क्या यूज करे, रजिस्टर, किसमें सेव है उन रजिस्टर का हम नोट कर रहे हैं। रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में हमने उनको सेव किया है हमारे डेटा को, और रजिस्टर सी में हम ऐड करके स्टोर कर रहे हैं। ठीक,
तो इस तरीके से हमको इसमें भी निमोनिक कोड में भी हमें रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है, हमें नोट करके रखना होता है। बट हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें हमें कुछ ऐसा करना याद नहीं रखना पड़ता। हमारा सिंपल कैलकुलेशन हम जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से हमने C = A+B हम लिख देते हैं। बाकी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते रहते हैं सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को हम देखेंगे। तो एडवांटेजेस मैंने ग्रीन फॉन्ट से लिखे हैं और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस को रेड फॉन्ट में। तो हमको दोनों स्टडी से एक साथ ही समझ में आएगा, कॉमनली मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है एडवांटेज लो लेवल लैंग्वेज का, जिसमें हम देख रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेशन। तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर को तो वैसे भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, केवल इंस्ट्रक्शन कौन से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन को ही वो इनपुट लेता है, तो उसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। जो इनपुट आया वही को उसी को अंडरस्टैंड करता है, 0 1 को एक्सेप्ट करता है और हमें डायरेक्टली रिजल्ट देता है, तो कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट द मिडल लेवल लैंग्वेज नीड्स ट्रांसलेशन। जैसे कि हमने ऐड यूज़ किया, तो ऐड को किस तरीके से मिडल लेवल उसको लो लेवल में ट्रांसलेट करेगा, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक। फिर हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, तो उसको भी पहले मिडल लेवल लैंग्वेज में और फिर लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। लो लेवल लैंग्वेज में हमें एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट हमें असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम हमें हाई लेवल लैंग्वेज में लगता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है लो लेवल लैंग्वेज के लिए उसके एडवांटेजेस है, एंड द हाई लेवल लैंग्वेज और मिडल लेवल लैंग्वेज के लिए ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज लो लेवल लैंग्वेज का। वो क्या कहता है कि इंस्ट्रक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट टू यूज एंड अंडरस्टैंड। तो कैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने C = A+B, इसमें 0 और 1 डिजिट्स का यूज हुआ है और हम इसको किस तरीके से लिखेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिर्फ 0 1 0 1 तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि बराबर से हमने सही डिजिट्स को इनपुट किया कि नहीं। अगर हमने लिखने में टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दी तो हमें आउटपुट हमें गलत मिलेगा, ठीक। तो इसके कंपेयर में असेंबली लैंग्वेज में जिसमें हम निमोनिक कोड्स का यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक। और हाई लेवल लैंग्वेज भी वैसे ही ईजी होता है। बट जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसी कारण से, जैसे कि हमने यूज़ किया 0 1, यानी उसमें सर्किट डिज़ाइन अलग अलग होता है, हर मशीन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग डिज़ाइन बना होता है, तो हमें अलग मशीन के लिए अलग कोड लिखना होता है, हमें मशीन टू मशीन कोड को चेंज करना होता है, इसलिए वो मशीन डिपेंडेंट कहलाता है, ठीक। वैसे ही हमने निमोनिक कोड को भी हम मशीन डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि जैसे हमने देख सक रहे हैं एग्जाम्पल में ऐड रजिस्टर A लिखा है, B लिखा है, तो रजिस्टर को हमें अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग रजिस्टर यूज़ हो सकते हैं, तो ये भी एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। बट ये प्रॉब्लम हमें हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं मिलती, वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी प्रोग्राम को हम एक बार लिख लेते हैं तो हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में और उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस, सेम एज इट इज़ हम उसको रन कर सकते हैं, हमें चेंजेस करने की नीड नहीं होती, ठीक। फिर हम देखेंगे कि हमें उसमें एरर फाइंड करना, किसमें हमें हमारी लैंग्वेज में एरर फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हमें डिबग और मॉडिफिकेशन करना डिफ़िकल्ट होता है। बट कंपैरेटिवली लो लेवल लैंग्वेज के असेंबली लैंग्वेज में ये चीज़ बहुत आसान होती है और हाई लेवल लैंग्वेज में भी इसको हम डिबगिंग बहुत इजी हो जाती है। अब हमने कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज में हमें किसी प्रकार की ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, बट मिडल लेवल और हाई लेवल में हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो जो मिडल लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है वो कहलाता है असेंबलर, ठीक, जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। वैसे ही अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर की बात करें तो वो होते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होता है वो 1 by 1 लाइन को ट्रांसलेट करता है और अगर एरर आता है तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। वेयरएज तो कंपाइलर क्या करता है, वो सारा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करता है और जहाँ जहाँ जिस लाइन में हमारा एरर होता है वो नीचे नोट में वो दे देता है कि इस लाइन में हमारा एरर है। तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेटर का भी पता चल गया कि किस तरीके से उनका वर्क होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपाइलेशन किस तरीके से होता है। तो कंपाइलेशन की भी प्रोसेस में एक तरीके से हमने देख ली कि अल्गोरिथम, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम अल्गोरिथम लिखते हैं,
उसके बाद हमने एक हाई लेवल प्रोग्राम लिखा जिसमें हम देख सकते हैं C = A+B लिखा है। हमारा जो नॉर्मल तरीके से हम अपने प्रोग्राम को करते हैं वैसा ही लिख दिया है। बट जब हम इसे असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसे हम लिखेंगे ऐड R4 R5, यानी रजिस्टर के लिए R का यूज किया गया है। इस तरीके से हमने उसको ट्रांसलेट किया। तो ये ट्रांसलेशन कोई प्रोसेस जो है हाई लेवल से मिडल लेवल लैंग्वेज को, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, बट हमें इसे लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है। ठीक, तभी हमारा कंप्यूटर या हमारी मशीन उसको एग्जीक्यूट करती है। ठीक, तो ये इस तरीके से कंपाइलेशन प्रोसेस होती है कंप्यूटर में। ठीक, अब हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम को, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख ली है और हमारे कंपैरेटिव स्टडी कर ली है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें हमने देखा कि जो कंपाइलर का जो कंसेप्ट है वो हमें किसने दिया था, वो कंपाइलर का कंसेप्ट हमें ग्रेस ने दिया था। तो अब हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के, जिसमें हम देखने वाले हैं वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक, इनके यूजेस हम देखेंगे। इनके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, इसलिए हमारे लिए बहुत इजी है समझना। फिर भी हम बेसिक जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समझाना ज़रूरी है। ठीक, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये जो वेरिएबल वर्ड है ये फाइंड आउट हुआ है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, दैट इज वेरी प्लस एबल। यानी वेरी का मीनिंग क्या होता है? वेरी मीन्स चेंज, जिसपे चेंज होने की एबिलिटी है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसको हम बार बार चेंज करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हमें परफॉर्म करना होता है ऑपरेशन, हम उसमें एक में चेंजेस करते जाते हैं और उसे स्टोर करते जाते हैं। तो इसके बारे में हमें रूल्स भी जानना ज़रूरी है कि क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के। तो सबसे पहला रूल कि ये हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। अगर हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं करते तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये अंडरस्कोर का नोट है। ठीक, फिर सेकेंडली हम कभी उसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम 9A यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम A9 यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है जैसे कि रिजर्व्ड वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल ए डिफरेंट होता है स्मॉल ए से। ठीक, हमें ये हमेशा नोट करके रखना है, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमारे ये रूल्स को हमें फॉलो करने होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप में होते हैं हमारे वेरिएबल्स किस टाइप का वैल्यू को स्टोर करता है और हम उसमें किस किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, किस तरीके के ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे बिना कोई गलती के, कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो हमें डेटा टाइप्स डिफाइन करना ज़रूरी होता है वेरिएबल्स का। अब डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप 4 प्रकार के मेनली होते हैं, जिसमें कि हम कहेंगे पहला इंटीजर, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू यानी हमने नॉर्मल वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स को स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जिसमें यानी इसमें हम पॉइंट में, डेसिमल में जो नंबर होते हैं उसको स्टोर करते हैं। और स्ट्रिंग में हमारे जो कैरेक्टर डेटा होता है, वर्ड्स होता है, लाइन होती है, सेंटेंस होते हैं, तो हम इसे स्ट्रिंग डेटा में स्टोर करते हैं। और जो लास्ट वैल्यू है डेटा टाइप का टाइप है वो है बूलन। तो इस तरीके के ये मेन 4 डेटा टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर को हम अगर डिक्लेयर करना हो तो हम उसे इंट से डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट a = 2। और हमने फ्लोटिंग को डिक्लेयर करना है तो हमने लिखा फ्लोट a = 1.1। अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू में अगर फ्लोटिंग वैल्यू को डाल देते हैं, मान लीजिए हमने a = 1.1 हमने स्टोर कर दिया, तो हमें आउटपुट में है केवल 1 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ओमिट कर देता है, जो पॉइंट वाला पोर्शन होता है उसको डिलीट कर देता है, केवल जो पॉइंट के पहले आता है उस पोर्शन को ही एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से इंटीजर का फंक्शन होता है। वेयर स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं? हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, यानी हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, स्टेटमेंट स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है str a = I am in 7th क्लास, हमने ये इस तरीके से सेव कर दिया। और बूलन में हमारी ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। तो इस तरीके की बूलन वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा टाइप के बाद हमें देखने हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? हम जो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो करते हैं तो उसमें जो मेन ऑपरेटर होते हैं वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जो कि आप सभी लोग कॉमनली जानते हैं। हम छोटे से रहते हैं तब से हमारे यूज़ होते हैं, दैट इज़ एडिशन, ये सब जानते हैं।
सब्सट्रैक्शन सब जानते हैं, इसका यूज़ करते रहते हैं हम लोग इस क्लास तक, 7th क्लास तक तो हमने बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड द फिफ्थ वन इज मॉड्यूलो डिवीज़न। तो मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर थोड़ा सा न्यू होता है कंसेप्ट हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम रिमाइंडर को शो करते हैं। बाकी हम 4 ऑपरेटर जो हम देख रहे हैं वो हमारे यूज़ में आते रहते हैं, हम छोटे हैं तब से हमने उस ऑपरेटर्स का यूज़ किया। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एडिशन ऑपरेशन जैसे हम जनरली अप्लाई करते हैं हमारे प्रोग्राम में, जैसे c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इस तरीके से ही करेंगे। इसमें सब्सट्रैक्शन में c इज इक्वल्स टू a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन हम c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लिकेशन b। हम मल्टीप्लिकेशन को साइन को एस्ट्रिक साइन से डिनोट करते हैं कंप्यूटर में, ठीक। और डिवीज़न को हम c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, इस तरीके से हमने नोट किया। और मॉड्यूलो डिवीज़न भी हम इसी तरीके से c इज इक्वल्स टू मॉड्यूलो डिवीज़न b हमने ऐसे स्टोर कर दिया, ठीक। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है, हम अपने बुक के एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे कैलकुलेटर को बनाने का तरीका देखना है, किस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सिंपल ऑपरेशन जो हमने एग्जाम्पल में देखा, ये इसी तरीके से किया जाता है। अब हम एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे जो कि हम आर्केड प्लेटफॉर्म पे बनाने वाले हैं, और हम अपना सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिंपल करके हम उसे शो करेंगे, ठीक। तो हम मूव करते हैं आर्केड प्लेटफॉर्म पर। तो arcade.makecode.com की होम स्क्रीन हमने ओपन कर ली है। अब हम इसमें क्रिएट करेंगे कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, जिसमें हमें हमारे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मॉड्यूलो डिवीज़न, यही हम परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने क्रिएट किया वेरिएबल पे क्लिक करके, हमने मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और ओके पर प्रेस किया, तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम सेट a को हम ऑन स्टार्ट पे पुट करते हैं, और जहाँ पे हम a की वैल्यू को 10 पुट अप कर देते हैं, ठीक। वैसे ही अब हम दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल पे क्लिक करके हमने मेक अ वेरिएबल पे क्लिक किया और हमने b प्रेस कर दिया, तो हमारा b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम सेट कर देंगे b को भी, जिसे हम ऑन स्टार्ट पे पुट करके हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं 3, ठीक। इसके बाद हमें परफॉर्म करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मैथ्स ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स ऑपरेटर में से प्लस का यूज़ कर लिया है, जिसमें हम a प्लस b को यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल में जाके मैंने a की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट ब्लॉक पे, सेकंड में जाके हमने b वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक। इसके बाद हमें रिजल्ट को शो करने के लिए स्प्लैश ब्लॉक का यूज़ करना होता है आर्केड प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमें मिलता है गेम ब्लॉक पे। तो गेम ब्लॉक पे हम देखेंगे प्रॉम्प्ट ऑप्शन में स्प्लैश का हमने यूज़ कर दिया, जो कि हमें रिजल्ट शो करेगा। अब स्प्लैश ऑप्शन पे हमें कुछ और लिखना होता है, तो हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, जो कि हमें एडवांस में यूज़ करना होता है। टेक्स्ट पे जाकर हमने यहाँ से जॉइन ऑपरेशन का यूज़ कर लिया, जो हमने पुट कर दिया है स्प्लैश पे। स्प्लैश के फर्स्ट ब्लॉक पे जहाँ पे हेलो लिखा होता है, वहाँ पे मैंने लिख दिया द एडिशन ऑफ नंबर्स। इसके बाद मैंने इसे, जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, जहाँ पे वर्ड लिखा है, इसे वहाँ पर पुट कर दिया। अब इसे मैंने ऑन स्टार्ट बटन पे पुट करते से ही हमारा रिजल्ट हमें लेफ्ट साइड स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक। हमारे स्क्रीन पर हमें लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे शो हो रहा है कि द एडिशन ऑफ नंबर इज़ 13, ठीक। अब हम दूसरे ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने आज थोड़ा शॉर्ट में कर लिया है। मैंने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट को यूज़ कर लिया। डुप्लीकेट करने से हमारा स्प्लैश ब्लॉक में सीधे हमारा ऑपरेशन आ गया। तो अब यहाँ पे एडिशन की जगह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक। इसे चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन कर दिया। और जो हमारा जहाँ पे प्लस साइन है, वहाँ पर मैंने, जहाँ एरो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से माइनस को सिलेक्ट कर लिया, और इसे मैंने फिर पुट कर दिया हमारे ऑन स्टार्ट बटन पे। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते। फिलहाल इसे फुल स्क्रीन कर दिया है, और फुल स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि हमें केवल एक दिख रहा है आउटपुट, जैसे द एडिशन ऑफ नंबर्स। हमें सेकेंड आउटपुट देखना हो तो हम इसमें ए पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हमें सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स भी नज़र आए, जो कि हमें 7 आउटपुट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो इनपुट है वेरिएबल की वैल्यू 10 है, एंड सेकेंड इनपुट जो हमारा वैल्यू 3 है, उसके कारण हमें 10 - 3 7 रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। अब मैंने फिर से क्या करना है, थर्ड ऑपरेशन करना है, इसलिए मैंने डुप्लीकेट कर दिया, और डुप्लीकेट में मैंने सब्सट्रैक्शन की जगह या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर लिख देती हूँ। सब्सट्रैक्शन को काट के मैंने कर दिया इसे
मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एरो पे क्लिक करके, प्लस की जगह माइनस लिया, माइनस के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन लिया। अब हमारे 3 आउटपुट हमें नज़र आएंगे जैसे ही हम क्लिक करेंगे। मैंने एक साथ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्प्लैश पे जाके डिवीज़न ऑफ अ नंबर इसको मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से हटा के मैं इसे डिवीज़न लिख रही हूँ। डिवीज़न कर दिया, डिवीज़न ऑफ नंबर्स। यहाँ पे डिवाइड का साइन भी ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइड का साइन ले लिया। अब मैंने 5th ऑपरेशन के लिए भी डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया द रिमाइंडर इज़, ये आउटपुट आ गया। अब रिमाइंडर इसके लिए यहाँ पर हम ऑपरेशन भी चेंज करते हैं। हमें मैच ब्लॉक पे जाके यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ को हमने यूज़ करना है। जहाँ पे पहले जगह पे मुझे ए पुट कर दिया, सेकंड ब्लॉक पे मैंने बी पुट कर दिया, और ये जो ऑपरेशन का ब्लॉक दिख रहा है इसे मैंने फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर दिया और इसे रिमाइंडर ऑफ को वर्ड की जगह पे पुट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे 5 ऑपरेशन जो हमने अभी पढ़े सारे बेसिक ऑपरेशन में परफॉर्म कर लिया। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं हम तो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑपरेशन द एडिशन ऑफ नंबर इज़ 13 यानी 10 + 3 13 आ गया। अब हमारा सेकंड ऑपरेशन देख सकते हैं द सब्सट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज़ 7 10 - 3 यानी 7 आ गया। हम नेक्स्ट देख रहे हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इज़ 30 10 × 3 यानी 30 आ गया। फिर द डिवीज़न ऑफ अ नंबर इज़, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें इस तरीके का 3.333 समथिंग आंसर हमें कंटिन्यू में मिलता है। और जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। तो इस तरीके से हमारा एक कैलकुलेटर जनरेट किया हमने। ये हमारी एक्टिविटी थी इस प्रोग्राम की, इस चैप्टर की, तो हमने ये कंप्लीट कर ली। ये चैप्टर में बस अभी इतना ही है। बाकी रहा एक कंसेप्ट जो हमने छोड़ा है दैट इज़ रिलेटेड टू अरे टॉपिक। हम उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ये वीडियो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।